नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आइए आज चलते हैं आज के मुख्य खबरों पर। राजस्थान की राजनीति में हुई बुलडोजर की एंट्री। यहां बीजेपी ने नहीं, आरएलपी ने थामा है स्टीयरिंग। न्याय न मिलने पर महिला ने बच्ची संग एसपी ऑफिस में आत्महत्या की कोशिश की। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिया बेटा या बेटी भी अब अनुकंपा नौकरी का हकदार। बीजेपी का आप सरकार पर बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं केजरीवाल, सत्येंद्र जैन की जेल में। चलिए नजर डालते हैं खबरों के विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वहां माफियाओं और असामाजिक तत्वों के घर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रही है। उसके बाद से सीएम आदित्य योगी आदित्य की पहचान बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई देश भर के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब उसी बुलडोजर की सरदार शहर उपचुनाव में भी एंट्री हो गई है। लेकिन यहाँ बुलडोजर की एंट्री बीजेपी ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करवाई है। चूरू जिले के सरदार साहब विधानसभा सीट के लिए आगामी 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सरदार साहब विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। सरदार साहब के में आगामी 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जहां अशोक पिंचा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को विश्वास जताया है कि साथ ही इन दिनों के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लालचंद्र मूर्ति अपना प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। बेनीवाल मंगलवार रात को वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। यूपी के पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर पीड़िता ने अपने बच्ची और खुद पर तेल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आनंद में पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे हरियाणा के कुछ युवकों के साथ भेजा गया था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर पीड़िता आत्महत्या की कोशिश की है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती पीड़िता महिला शशि का आरोप है कि वह हरियाणा में अपने पति वीरपाल और बच्ची के साथ मजदूरी कर गुजर बसर करती थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद बीते 2020 में हरियाणा के रहने वाले जोगेंद्र नाम के शख्स ने उसे सुले कनाम राम के हाथ भेज दिया, जिसने उस अपने साथियों के साथ मुझे कई महीनों तक अपने घर बंधक रखकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब किसी तरह से मैं वहां से निकलकर घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों को किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई। यहां तक कि आरोपियों को धमकी दी जा रही थी, जिसमें परेशान होकर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अपनी 8 वर्षीय मासूम पर डीएल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस मीडिया से दूरी बनाए हुए है। अब गोद लिया बेटा या बेटी भी अनुकंपा नौकरी का हकदार हो सकता है। किसी शख्स की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसके गोद लिए बेटा को भी अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गोद लिए हुए बच्चे के भी जैविक बच्चे की तरह अधिकार होते हैं, इसलिए अनुकंपा के आधार पर माता पिता की जगह नौकरी दिए जाने पर विचार करते हुए उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो गोद लेने का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।
मंगलवार को कर्नाटक मंगलवार कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक गोद लिया बच्चा अपने दशक माता पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह गोद लिया बच्चा ही परिवार की देखभाल करता है। और कर्नाटक कोर्ट ने कहा कि जस्टिस सूरत गोविंदराज और जस्टिस जी वंशवादन ने खंडपीठ में यह फैसला सुनाते हुए कहा, बेटा 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 या बेटी होता है तो गोद ली गई, या अन्यथा अगर इस तरह के अंतर को स्वीकार किया गया है तो गोद लेने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की नेता एवं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में किसी रिसोर्ट जैसी सुविधा मिल रही है। तिहाड़ जेल में बंद जैन के ने कुछ नए वीडियो बुधवार को सामने आए, जिनमें उन्हें अपनी कोठरी में फल और कच्ची सब्जियां खाते देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने से कुछ घंटे बाद लेखी ने यह बयान दिया। लेखी ने संवाददाताओं सम्मेलन जैन के उस पर वीडियो का जिक्र करते हुए किया कि जिसमें वह तिहाड़ में बंद बलात्कार के एक आरोपी से मालिश कराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में व्यक्ति को अपने पास भी नहीं आने दूंगी। कल्पना कीजिए कि वह व्यक्ति अपने पैरों का मालिश कर रहा है। लेकिन ने कहा कि लोग बलात्कार के एक आरोपी से जैन की मालिश कराने जैसी आप नेताओं की शर्मनाक हरकतों को देख रहे हैं। आप नेता कहते कुछ है और करते कुछ भी उसके विपरीत है। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में मेघालय के ग्रामीणों के कुछ समूह ने वन विभाग के एक कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस द्वारा लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार को तड़के रोकने के बाद भड़की हिंसा में 6 लोग मारे जाने के बाद इस कृत्य को अंजाम दिया गया। मेघालय के वेस्ट जंतरिया हिल्स जिले के मुगरो गांव के निवासी कुल्हाड़िया 6 और लाठियां लेकर मंगलवार रात राज्य सीमा पर असम के खैरोलीगंज रेंज के तहत आने वाले एक बीट कार्यालय के सामने जमा हो गए और उसे आग लगाने के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने वन कार्यालय में तोड़फोड़ की और वहां रखे लकड़ी के सामान, दस्तावेज और परिसर में रखी कई मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने बताया घटना में अभी तक किसी की वन कर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही ग्रामीण वहां से चले गए। मेघालय में असम के वाहनों पर हमले की खबर के बाद असम पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वाहन मालिकों से पड़ोसी राज्य में जाने से बचने को कहा है। गुवाहाटी और कछार जिले सहित असम से मेघालय में प्रवेश करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस कर्मियों ने अवरोध लगाए और लोगों को असम में पंजीकृत वाहन पहाड़ी राज्य न ले जाने को कहा है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई दिशा सालियान की मौत की जांच कर रही थी। जांच एजेंसी ने अब यह कहते हुए जांच समाप्त कर दी है कि दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटना थी। 28 साल की दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी जिन्होंने कुछ समय के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था। वे कथित तौर पर 8 या 9/20 की रात आधी रात मुंबई के मालाड में गैलेक्सी रिजॉर्ट बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिर गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जांच के बारे में बात करते हुए कहा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि चूंकि दिशा सालियान मामले में गंभीर आरोपी लगाए गए थे और दावा किया गया था सुशांत और दिशा की मौत का आपस में संबंध था। क्योंकि दिशा सालियान ने सुशांत के लिए कुछ समय के लिए काम किया था, इसलिए उनकी मौत के विस्तार से जांच की गई। आसनसोल में स्थित रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 16वीं महिला बटालियन के बल सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित अंतर रेलवे बैडमिंटन प्रतियोगिता में बटालियन की महिला आरक्षी पूजा गोस्वामी और महिला आरक्षी नीलम ढाका ने रजत पदक जीतकर महिला बटालियन का परचम लहरा दी है। दोनों आरक्षी वर्तमान में दिल्ली में तैनात हैं और उनके द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के विरुद्ध फाइनल मैच खेलते हुए कड़े मुकाबले के दौरान मिक्स्ड डबल और महिला डबल्स में 2-2 रजत पदक
प्राप्त की है, जिसके उपरांत सूर्य महिला बटालियन के कमान अधिकारी डी चंद्र आर्य द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अधिकारियों द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। आरक्षी के अद्भुत खेल को देखते हुए दिवचंद्र आर्य ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को हमेशा तंदुरुस्त होना चाहिए, फिट होना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि महिला जवानों एवं अधिकारियों में खेल भावना का संचार हो पाए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के से शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ रेल और देश सेवा में उच्चतम शिखर पर पहुंचा जा सके। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट मर्डर केस में चार्जशीट दायर कर दी गई है और सीबीआई ने गोवा कोर्ट में सोनाली फोगाट हत्याकांड में 500 पन्ने की चार्जशीट दायर की है। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर सोनाली फोगाट की हत्या का आरोप लगाया गया है। दोनों आरोपी जेल में है और सीबीआई ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। बता दें कि 23 अगस्त को गोवा के कर्लिज बार में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। सोनाली की मौत के बाद गोवा पुलिस ने केस दर्ज कर मामला की तफ्तीश शुरू कर दी। और हरियाणा की टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री की मौत के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर सोनाली को जबरन ड्रग्स देकर मारने का आरोप लगाया गया। शुरुआती जांच में के बाद वो केस गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसके बाद से सीबीआई मामले की तफ्तीश में जुड़ चुकी थी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया कर्मचारियों की छटनी को लेकर श्रम मंत्रालय के निशाने पर आ चुकी है। श्रम मंत्रालय के कर्मचारी संगठन की शिकायत पर कंपनी को समन भेजा गया है और अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। इस अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी ने पिछले दिनों 10,000 कर्मचारियों की छटनी की बात कही थी और इंजीनियर, साइंटिस्ट समेत कई पदों पर तैनात कर्मचारियों को निकालना शुरू भी कर दिया था। वहीं तकनीकी कर्मचारियों के संगठन यूनियन नेसेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट ने श्रम मंत्रालय को भेजी शिकायत में कहा है कि अमेजन ने कर्मचारियों की छटनी के मामले में नियमों का पालन नहीं किया है और श्रम कानून तोड़कर यह कदम उठाया है। नीतीश की शिकायत के आधार पर मनी बताया कि श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस पर बंगलोर के डिप्टी लेबर कमिश्नर के हस्ताक्षर है और यह समन अमेजन इंडिया के भारतीय प्रतिनिधि को दिया गया है, जिन्हें मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार ये सुगबुगाहट उस पत्र से शुरू हुई है जिसमें सीबीआई ने हिमाचल पुलिस और सीआईडी से पूरे मामले का रिकॉर्ड और स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले की जांच अगर सीबीआई शुरू करती है तो पुलिस अधिकारी भी सीबीआई के निशाने पर होंगे। जांच की सुई सबसे पहले अधिकारी को घूमेगी। वहीं सीबीआई के पत्र को लेकर हालांकि पुलिस मुख्यालय से किसी अधिकारी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। मई महीने में जब ये मामला सामने आया तो उस वक्त सीएम जयराम ठाकुर ने सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही थी, लेकिन तब तक सीबीआई की ओर से इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। सरकार की ओर से गठित एसआईटी मामले की जांच कर रही है और पूरे मामले पर कांगड़ा जिले के गगल्स पुलिस थाना, सोलन जिले के अर्की थाना और शिमला के भराड़ी स्थित सीआईडी थाने में मामला दर्ज है। एसआईटी अब तक हिमाचल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में 183 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले की जांच अब भी जारी है। अब यह मामला जब सामने आया है तो उस वक्त सीबीआई जांच की मांग को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में अधिवक्ता विनय शर्मा ने याचिका दायर की थी। दिल्ली के महारौली में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या का उसके शव के बोटी बोटी काट करने वाले आरोपी आफ्ताब पूनावाला को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा वालकर की हत्या करने से पहले ही उसके सामने आफ्ताब ने पहले नापाक मंसूबे का इंतजार कर दिया था।
श्रद्धा ने अपने पार्टनर आफ्ताब के खिलाफ 2020 में ही एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दर्ज शिकायत में श्रद्धा के आरोप लगा दिया था कि आफ्ताब ने उसे टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी और उसे काफी पीटता रहता था। श्रद्धा द्वारा आफ्ताब के खिलाफ की गई शिकायत की कॉपी पुलिस और मीडिया को प्राप्त हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक करने में लगे हैं। उन्होंने एक साथ कई विभागों की समीक्षा बैठक की है और कोसी पुनर्वास योजना और ग्रामीण पथ के रखरखाव नीति से संबंधित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोसी पुनर्वास की परियोजना के तहत कई कार्य किए गए हैं और जो कार्य बचे हैं उन्हें तेजी से पूर्ण किया जाए। इसके लिए संसाधन की कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी। कोसी पुनर्वास परियोजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007-8 में कोसी त्रासदी आई थी। इसमें हम लोगों ने अपने संसाधनों से उस क्षेत्र में राहत के बहुत कार्य किए। उसी दौरान पूरे इलाके को विकसित करने की परियोजना बनाई गई थी। उस पर काम भी किया जा रहा है और हम वहां जाकर एक एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। वहां किए जा रहे सभी कार्यों की जानकारी भी ली जा रही है। गुजरात के राजकोट जिले में राज समाधियाल गांव में किसी भी राजनीतिक दल को प्रचार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर किसी अपना वोट नहीं दिया तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। गांव के सरपंच ने कहा है कि 1983 में यहाँ राजनीतिक दलों को प्रचार करने की अनुमति नहीं देने का यह नियम लगा हुआ है, जबकि मतदान सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने में पंचायत की ओर से 51 रुपए का जुर्माना लगता है। राज समाधियाल गांव राजकोट शहर से केवल 22 किलोमीटर दूर है। बता दें गुजरात के इस गांव में खोजने पर भी कि आपको किसी के घर में ताला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। घर तो होता है और वहां कोई ना कोई मौजूद ही रहता है। अगर यहाँ के दुकानदार भी दोपहर में अपनी दुकानें खुली छोड़ देते हैं और घर में खाना खाने के लिए जाते हैं। ग्राहक जब दुकान पर आता है तो अपनी जरूरत का सामान लेकर उसकी कीमत का पैसा जो दुकान में गल्ले में डाल कर चला जाता है। इस घटना को छोड़कर आज तक यहाँ कभी भी चोरी की घटना नहीं हुई है। इस गांव में हुई चोरी की इकलौती घटना के अगले ही दिन चोर ने खुद पंचायत में अपना गुनाह कबूल कर दिया और उसका प्रायश्चित करने के लिए मुआवजा भी दे दिया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में घुसखोरी पर लोकायुक्त की नजर है। 5 दिनों में दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने एक और रिश्वतखोर को रंगे हाथ पकड़ लिया है। कटनी मुंडवाड़ा नंबर 2 में पटवारी रामनाथ बुनकर को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने ऋण पुस्तिका में नाम दर्ज कराने एवं एवज में 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दरअसल शिकायतकर्ता आनंद कुमार गौतम ने लोकायुक्त में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मंगलवार जबलपुर लोकायुक्त टीम ने कटनी के तहसील परिसर में पटवारी की रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। इससे पहले आरटीओ के एक लाल बाबू को घूस लेते हुए पकड़ा गया था। यूपी में कांग्रेस अब फूक फूक का कदम रख रही है। अब निकाय चुनाव से पहले प्रदेश कार्यकारी का ऐलान नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस प्रदेश कमेटी को आशंका है कि इससे निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं में मनमुटाव हो सकता है, लिहाजा नए फैसले पर फिलहाल ब्रेक लगा दी गई है। वहीं निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। साथ ही दिल्ली की सपा नेता सत्ता पाने में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी हुंकार भर सकती है। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल वखावरी जिलों का दौरा कर रहे हैं और संगठन के पदाधिकारियों में जोश भर रहे हैं। साथ ही उनके 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी मैदान में उतर चुके हैं। वह क्षेत्रवार भ्रमण कर संगठन को जमीनी स्तर पर धार देने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी प्रियंका से मुलाकात के बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे और ब्रजलाल खाबरी के मुताबिक अभी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां में जुटी है।
के बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की जाएगी। पंजाब में गन कल्चर को खत्म करने के लिए सरकार और पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। प्रशासन ने हथियारों की समीक्षा करने के बाद 9 दिन में करीब 900 हथियारों को लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों के हथियार के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और उन्हें कानून बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उनसे पूछा गया कि हथियारों की आवश्यकता क्यों है। हथियारों की जांच के दौरान पाया गया है कि अधिकांश हथियार लाइसेंसों के पते भी फर्जी हैं। कुछ लोगों के पास पुराने नियम के मुताबिक एक लाइसेंस पर 3-3 हथियार भी पाए गए, जबकि केंद्र सरकार के संशोधित नियम के अनुसार अब एक व्यक्ति एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रख सकता है। नियम बदलने के बाद इन लोगों को अपने हथियार सरेंडर करने थे, जबकि इन लोगों ने संबंधित हथियार में ही हथियार की जमा नहीं करवाई। जांच के बाद ही सबसे ज्यादा 391 लाइसेंस जालंधर में रद्द किए गए। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के टैक्स रिकॉर्ड में लीक मामले में नया मोड़ आया है। वित्त मंत्री साख डार ने कहा है कि लीक के पीछे लोग की पहचान की गई है। साथ ही डार के टैक्स रिकॉर्ड के लीक होने से संबंधित रिपोर्ट में तार्किक निष्कर्ष का आश्वासन भी दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार डार को मंगलवार को अंतिम रिपोर्ट मिली और उन्होंने दोहराया कि सेना प्रमुख के आयकर रिटर्न को लीक करना अवैध था। एक रिपोर्ट मिली है कि वित्त मंत्री ने साझा किया है कि लीक में शामिल एक व्यक्ति लाहौर का है और दूसरा रावलपिंडी का है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी संभावना है कि इसमें शामिल कुछ व्यक्तियों के पास आयकर रिकॉर्ड देखने का अधिकार हो सकता है, क्योंकि रावलपिंडी में एक सर्कल है जहां आकलन होता है। डार ने यह भी कहा कि ये लोग अपने मूल्यांकन के लिए डेटा पहुंचने के लिए अधिकृत है। ईरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हिसाब विरोध प्रदर्शन में विदेशी नागरिकों का भी साथ मिल रहा है। सरकार प्रदर्शनकारियों को आवाज दबाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही है, जिससे कईयों की मौत भी हो गई है। वहीं ईरान का कहना है कि उसने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कथित रूप से भूमिका निभाने के आरोप में 40 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ईरान वायर की रिपोर्ट के अनुसार न्यायपालिका के प्रवक्ता मसद सतारेसी ने 22 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक 40 विदेशी नागरिकों को विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की राष्ट्रीय पहचान नहीं बताई है। ईरान ने सितंबर में महसा अमीनी की मौत के बाद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के लिए विदेशी दुश्मनों से जुड़े ठग को दोषी ठहराया है। आप तो अभी देख रहे थे देश विदेश की विभिन्न खबरें। हमारे साथ आगे की खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।